गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं, कोशिका की संरचना होती है, कोशिका के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम अध्ययन करेंगे। एक कोशिका के तीन मुख्य भाग होते हैं: कोशिका का आवरण, केंद्रक और केंद्रक द्रव्य। जो कोशिका का आवरण होता है, कोशिका का आवरण में मुख्य रूप से दो झिल्लियां होती हैं। एक तो कोशिका भित्ति होती है जो कि कोशिका के सबसे बाहर होती है। उसके अंदर और जीवद्रव्य से अटैच जो एक झिल्ली होती है उसको कहा जाता है जीवद्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, जबकि प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजीव होती है, लचीली होती है और साथ ही साथ अर्धपारगम्य होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सर्वप्रथम खोज क्रैमर और सी नेगेली द्वारा किया गया था तथा उसका नाम उन्होंने सेल मेम्ब्रेन रखा था। बाद में सेफ्रिज और जैक्यू फ्लो ने इस झिल्ली का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एक प्रकार से कोशिका का सबसे बाहर आवरण सेल वॉल से भ्रम पैदा करती है। अतः यहाँ पर इस झिल्ली को जीवद्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उत्पत्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उत्पत्ति कैसे होती है? ओरिजिन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उत्पत्ति के लिए दो सिद्धांत दिए गए, दो प्रकार बताए गए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उत्पत्ति डी नोवो होती है, नए तरीके से होती है। जब भी कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन के बाद में जब केंद्रक एनाफेज स्टेज में दोनों अलग अलग ध्रुव पे जा चुके होते हैं, तो उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण स्वतः ही हो जाता है। एक दूसरा जो सिद्धांत है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण जीव द्रव्य द्वारा होता है, क्योंकि जीव द्रव्य लाइपोप्रोटीन्स का एक कुंड के रूप में कार्य करता है। तो वहाँ विभिन्न प्रकार के लाइपोप्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं। वो तंतु आपस में जुड़ करके एक नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीवद्रव्य झिल्ली का निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना कैसी होती है? संरचना में इसको अलग अलग मॉडल दिए गए। द्विपरत मॉडल है, दूसरा त्रिस्तरीय मॉडल है और चौथा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें जो रॉबर्टसन था, उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का प्रतिपादन किया था और उन्होंने बताया था कि कोई भी प्लाज्मा झिल्ली है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तीन भागों से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार से ये ऊपर का वाला भाग जो प्रोटीन होता है, ये लिपिड होता है और ये प्रोटीन होता है। मतलब ये अपर पोर्शन हो गया आपका और ये लोअर है। एक प्रकार से ये जो भाग है, ये भाग सबसे बाहर हो गया जो कोशिका भित्ति के होता है, ये लिपिड्स वाला अंदर का भाग हो गया और लोअर भाग होगा जो जीवद्रव्य से बना। इस प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो द्विस्तरीय संरचना पाई जाती है, बाइलेयर्ड होती है। इसकी संरचना में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड। एक भाग होता है इसमें लिपिड, लिपिड्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रकार के लिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड। एंड कोलेस्ट्रॉल।
जनरली सिंपली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कुछ जीवद्रव्य झिल्ली होती है। जीवद्रव्य झिल्ली में मुख्य रूप से ये दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स जो विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं, उनकी जो झिल्ली होती है, उन झिल्ली के जो पार्ट्स होते हैं उनमें फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स में दो प्रकार के फॉस्फेट्स होते हैं, फॉस्फोटाइडिल कोलिन्स और फॉस्फोटाइडिल एथिलेमिन, ये इसके भाग होते हैं। लिपिड्स की अगर संरचना को हम देखते हैं तो लिपिड्स की संरचना सिंपल जो स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की संरचना यहाँ पर पाई जाती है लिपिड्स की। ये जो भाग होता है पोलर होता है, हेड भाग होता है, और ये होता है टेल भाग। क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं वो ग्लिसरॉल के वसीय ग्लिसरॉल होते हैं, फैटी एसिड्स, जिसमें जो हेड भाग है ये ग्लिसरॉल का बना होता है और जो टेल भाग है ये वसीय अम्लों का बना होता है, फैटी एसिड्स का बना होता है। तो जो हेड भाग होता है जो ग्लिसरॉल का बना होता है वह हाइड्रोफिलिक होता है, जल फ्री होता है, जबकि जो टेल भाग है जो कि फैटी एसिड्स का बना होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब जल अप्रिय होता है, जल में घुलनशील नहीं होते। तो जब भी इसकी संरचना बनती है तो संरचना में जो बाहर की ओर जहाँ पर प्रोटीन लेयर होती है, उन प्रोटीन लेयर की ओर जो भाग होता है वो हेड होता है, और दोनों जो टेल भाग है, दोनों टेल भाग सैंडविच टाइप में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से सैंडविच होता है, सैंडविच टाइप में इसकी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, मतलब प्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन, इस प्रकार की संरचना होती है। तो ये तो हो गया आपका लिपिड्स का पार्ट। दूसरा होता है इसमें प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, पेरिफेरल और इंटीग्रल। परिधीय प्रोटीन्स और समातल प्रोटीन्स। जो परिधीय प्रोटीन्स है इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है इनको इंट्रिंसिक भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो संरचना होती है, संरचना में हम देखते हैं कि जो परिधि की ओर, मतलब जो बाहर की ओर जो प्रोटीन्स होते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। इन प्रोटीन्स को, किनको, पेरिफेरल प्रोटीन्स को प्रोटीजेज एंजाइम्स के माध्यम से आसानी से सेपरेट किया जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। लेकिन जो प्रोटीन पार्टिकल्स लिपिड्स के अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं, अंतःस्थापित हो जाते हैं और वो इंटीग्रल प्रोटीन्स का भाग बनाते हैं, इन प्रोटीन्स को, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, एम्बेडेड प्रोटीन्स को आसानी से प्रोटीज एंजाइम के माध्यम से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इनके दो उदाहरण हैं, स्पेक्ट्रिन जो कि आरबीसीज में पाए जाते हैं और दूसरा एटीपेज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो इंट्रिंसिक है, जो इंटीग्रल जो प्रोटीन्स हैं, इसके भी दो उदाहरण हैं, रोडोप्सिन जो मनुष्य की जो रेटिना होते हैं, रेटिना की जो रोड्स होती हैं, स्लाका होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःकला में पाया जाता है। इस प्रकार से इनकी संरचना, ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन और लिपिड्स दोनों को मिलाकर एक कर्व दिए जाते हैं, लाइपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन्स। इस प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार से लिपोप्रोटीन्स की क्या होती है, एक झिल्ली होती है जो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कुछ मात्रा में यहाँ पर जल भी पाया जाता है, खनिज लवण भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पर उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में इसका केमिकल कंपोजिशन कंप्लीट हो गया आपका। केमिकल कंपोजिशन यही कि जो लिपिड्स और प्रोटीन, जल और कार्बोहाइड्रेट, जिनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की
संरचना को समझाने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के मॉडल्स का प्रतिपादन किया गया। तो मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट से दिखा सकते हैं पीएम। प्रथम बार जो मॉडल का प्रतिपादन किया गया था बाइलेयर मॉडल था फर्स्ट। बाइलेयर मॉडल, इस मॉडल का प्रतिपादन किया था डैनियल एंड डॉसन। डैनियल और डॉसन ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल लिपिड्स की दो परतों से मिलकर बनी होती है। जैसा कि मैंने आपको प्राइमरी स्टेज में बताया था कि इस प्रकार से जो जिसके जो पोलर है, जो हेड भाग अलग होता है, दूसरी साइड होता है टेल भाग आपस में क्या होता है, जो मिले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रोटीन्स का यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस का महत्व नहीं बताया, और उन्होंने केवल ये कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स के दो स्तरों से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में जो तीसरा जो मॉडल प्रतिपादित है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसका प्रतिपादन किया था रॉबर्टसन ने। और रॉबर्टसन ने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्विपर्तीय नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं, ट्राइलेड होती हैं। कैसी होती हैं? ट्राइलेड। त्रिस्तरीय होते हैं, 3 स्तर होते हैं इसके। कैसे? जैसे कि ये भाग प्रोटीन्स हो गया, ये भाग प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन, और ये भाग लिपिड्स का हो गया, और ये भाग भी लिपिड्स के हो गया। ये भाग प्रोटीन है और ये भाग लिपिड। तो रॉबर्टसन ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेंथ होती है वो होते हैं 75 एंगस्ट्रॉम। कितने होती हैं? 75 एंगस्ट्रॉम, 75 एंगस्ट्रॉम। इसमें से ये जो भाग है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ये भाग है वो भी 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और बचा हुआ जो भाग है ये लिपिड्स वाला ये 35 एंगस्ट्रॉम होता है। और रॉबर्टसन ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 60% जो पार्ट होता है वो प्रोटीन्स का होता है, और 40% जो पार्ट होता है वो लिपिड्स का होता है। इस प्रकार से जो रॉबर्टसन का दिया गया मॉडल है एक प्रकार से सैंडविच मॉडल है, जिसमें दो प्रोटीन इकाइयों के मध्य लिपिड्स के जो दो स्तर है आपस में क्या होता है, सैंडविच टाइप में होते हैं। और सैंडविच टाइप में होने के कारण से दोनों लिपिड्स जो लेयर है आपस में क्या बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, और पास पास आने के कारण से एक प्रकार से इसको 3 स्तरीय यहाँ पर दिखाई देते हैं, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। तो रॉबर्टसन द्वारा जो दिया गया जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये दिखाता है कि ये स्टैटिक होता है, स्थायी होता है, मतलब इसमें कोई गति नहीं होती है, और साथ साथ ये तो इनके दिखाए अनुसार ये ठोस संरचना होती है। तो इस कारण से जो रॉबर्टसन इसके दो जो मेन कैरेक्टर्स है उनको नहीं समझा पाया। कौन कौन से? एक तो ये कि इसकी जो अर्थ पारगम्यता जो होती है, सेमी परमिटिविटी होते हैं और सिलेक्टिव परमिटिविटी होती है, ये गुण किस कारण से होता है, इसका स्पष्टीकरण रॉबर्टसन नहीं कर पाया। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो वैज्ञानिक हुए हैं
सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल का प्रतिपादन किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रतिपादन किया? सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन। और इन्होंने बताया कि जो लिक्विड होता है वो लिक्विड ठोस अवस्था में नहीं रहता है, बल्कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब सेमी लिक्विड होता है, अर्ध तरल रूप में होता है। एक ट्रांजेक्शन जो टेम्परेचर होता है, उस ट्रांजेक्शन टेम्परेचर में जो लिपिड्स हैं, वो लिपिड्स एक प्रकार से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, तरल पदार्थ में चेंज हो जाते हैं। और तरल पदार्थ में चेंज होने के साथ साथ यहाँ पर, जैसा कि उन्होंने वहां पर जो रॉबर्टसन ने दिखाया था कि जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स बाहर और अंदर दो अलग अलग सेपरेट स्तर बनते हैं, लेकिन वहां उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि जो लिपिड्स होता है, लिपिड्स तरल पदार्थ में होता है। अतः यहाँ पर प्रोटीन्स भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो लिपिड लेयर है उसमें एम्बेडेड हो जाते हैं, वो इंटीग्रल प्रोटीन्स कहलाते हैं। और कुछ प्रोटीन जो कि सतह में पाए जाते हैं, वो प्रोटीन्स पेरिफेरल प्रोटीन्स या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के नाम से जाने जाते हैं। इसको इस प्रकार से डायग्राम से शो कर सकते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। ये जो भाग होता है ये लिपिड्स का, ये हेड भाग होता है और ये इसका टेल भाग होता है। ये बीच में भी जो संरचना दिखाई जा रही है, एक प्रकार से प्रोटीन पार्टिकल, प्रोटीन से है। और ये जो प्रोटीन है जो कि अंदर घुसे हुए हैं, तो इसमें अंदर एम्बेडेड है। ये अंदर एम्बेडेड जो प्रोटीन है, इनको इंटीग्रल प्रोटीन से नाम लगाया था। और ये जो बाहर के प्रोटीन्स हैं, जो कि पेरिफेरल प्रोटीन्स जिनको आप कहते हो, इनको नाम देना रहता है। और इनसे ग्लाइकोकेलिक्स बन जाते हैं, श्रृंखला बन जाती है। इस पर ये भाग जो हो गया आपका पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो भाग हो गया आपका इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये आपके लिपिड्स हो गया। लिपिड्स हो गए। ये ग्लाइकोकेलिक्स, ये ग्लाइकोलिपिड्स, ये जो इनसे जुड़े हुए रहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। ये स्ट्रक्चर हो गए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब इसको फ्लूइड तो इसलिए बताया कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है उसमें क्या तरल रूप में पाया जाता है, मतलब तरल हो। और दूसरा मोजेक, मोजेक का कारण ये है कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं जो तरल होने के कारण से इसके अंदर क्या होता है, एम्बेडेड होते हैं, इसके अंदर अंतःस्थापित होते हैं, और अंतःस्थापित होने के कारण से एक चितकबरा या मोजेक टाइप का इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, अतः इसे फ्लूइड मोजेक मॉडल कहा जाता है। और इसका प्रतिपादन किसने किया, सिंगर एंड निकोलसन। जो रॉबर्टसन का जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, इकाई मॉडल था, उसमें जो कमियां थी उन कमियों को यहाँ पर बताया गया, सुधारा गया। इसमें बताया कि जो लिपिड्स और प्रोटीन, लिपिड्स जो है, लिपिड्स ठोस रूप में न रोक कर यहाँ पर किस रूप में होता है, तरल रूप में पाया जाता है। जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर तरल रूप में होता है। दूसरा, प्रोटीन जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं होते, सैंडविच नहीं होते, बल्कि इसके अंदर प्रोटीन जो है वो प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं, अंदर अंतःस्थापित होते हैं। अतः इस प्रकार से देखते हैं कि जो लिपिड्स, लिपिड्स में ऊपर जो भाग है हेड है, ये टेल है, टेल दोनों टेल पास होती है, और हेड भाग इनसे अपोजिट होते हैं। ये जल प्रिय होते हैं और जो टेल भाग होते हैं जल अप्रिय होते हैं। प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन जल में, जल इसमें घुलनशील होता है। इस प्रकार से इसका अलग अलग परिवहन कैसे होता है, कला के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ अगर लिपिड में घुलता है तो लिपिड में घुलनशील हो जाएगा, तो घुलनशील रूप से इसका एक पार्ट से, जैसे मान लीजिए अपर पार्ट है, ये अपर है, ऊपर अपर, और ये हो गया लोअर। जो अपर पार्ट्स हैं वो सेल वॉल से अटैच रहता है, लोअर पार्ट्स वो जीव द्रव्य से अटैच रहता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए इसमें जल में घुलनशील, अगर इसमें प्रोटीन से घुलनशील वाले जो पदार्थ होंगे वो प्रोटीन के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, उनका परिवहन कर दिया जाएगा। लिपिड में घुल जाएगा, लिपिड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी जो सिलेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, चयनात्मक पारगम्यता, उसको आप समझा सकते हैं। दूसरा, ये अर्ध पारगम्य होते हैं। अर्ध पारगम्य मतलब जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में घुलनशील पदार्थ है, घुलनशील पदार्थ में से जल का तो परिवहन हो जाए, लेकिन जो ठोस कण है उनका अगर परिवहन नहीं हो पाता है तो वह ऐसी झिल्ली जो होती है, ऐसी झिल्लियां होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती है। थैंक यू।